ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं। खबरों के सफर को देते हैं हम भी रफ्तार और सबसे पहले बात करते हैं जरा माहौलियात के हवाले से। और जब हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो उनमें आबी पनागाहों और आबी ज़खायरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्हीं में से हमारा कुदरती अनमोल ख़जाना झील डल भी है, जिसको देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग पूरी दुनिया से बल्कि पूरे मुल्क से भी देखने के लिए आते हैं। और अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया गया है कि रेस्टोरेट किया जाएगा जी नेविगेशन चैनल्स की सफाई का काम आज से शुरू किया जाएगा। बड़े पैमाने पर जो झील डल की नेविगेशन चैनल्स हैं उनकी सफाई का काम हाथ में लिया जाएगा। और तकरीबन जो हदफ मुकर्रर किया जाएगा वो है कि 15 किलोमीटर का नेविगेशन चैनल को रेस्टोर करने का हदफ जो है वो LCMA की तरफ से रखा गया है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो इदाद शुमार हमारे सामने भी है वो ये बता रहे हैं कि कमोबेश 15 से 20 साल पहले इस तरीके का कदम उठाया गया था जब नेविगेशन चैनल्स को साफ करने की बात झील की हुई थी। और 15 से 20 साल या 25 साल के वक्फे के बाद दोबारा से हुकूमती सतह पर और LCMA के जिम्मेदारों ने इस बात का फैसला लिया है कि नेविगेशन चैनल जितनी भी झील की है उन्हें बड़े पैमाने पर साफ किया जाए ताकि झील की कुदरती हुस्न को जो है वो और ज़्यादा खूबसूरती मिले और किसी भी तरीके से वो लैतुलैल ना हो जिससे झील तबाह हो। हम ज़रा इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर बशीर अहमद साहब हैं, वाइस चेयरमैन है, LCMA के इंचार्ज हैं। इनकी निगरानी में ये सारा काम पिछले कई महीनों से चल रहा था और अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है कि नेविगेशन चैनल्स की सफाई करना है, इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर हमारे नाजरीन के साथ गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। ये जो प्रोग्राम हम आपकी तरफ से किया जा रहा है कि नेविगेशन चैनल्स को रेस्टोर किया जाएगा जी, इनकी सफाई होगी। और हमारा जो रिकॉर्ड खंगाल रहे थे हमें पता लग रहा था कि कोई 20 से 25 साल पहले इस तरीके का प्रोग्राम लिया गया और 25 साल बाद अब बड़े पैमाने पर इस तरीके की नेविगेशन चैनल्स को साफ किया जाएगा। क्या ये पूरा प्रोग्राम है और इससे झील को क्या कुछ फायदा मिल सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने तमहीद में फरमाया कि पिछले कहीं अरसे से ये अरसे के बाद ये काम हो रहा है। तकरीबन जो हम रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो तकरीबन 2 दहाई के बाद ये काम शुरू कर रहे हैं हम। इसमें हमारा बेसिक मकसद यही कि जो झील डल के में पिछले अंदरून वाला जो एरिया है उसमें कहीं सारे नेविगेशन चैनल्स रहे हैं हिस्टोरिकली। जो हमारे वहाँ के लोग हैं डल ड्वेलर वो उसको यूटिलाइज करते थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे, तो वो काफ़ी सिल्टेड अप हो चुके थे। और उसमें जो हमारी ये मुहिम है जो हमने मिशन मोड पे डल की सफाई का काम लिया हुआ है उसको रेस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी था। इससे बहुत सारे फ़ायदे आएंगे डल को। एक तो जो इसका वाटर सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और दूसरा ये है कि जो टूरिस्ट है जो जनरली आपके जो लकुट डल या निशात बेसन में ही महदूद रहते थे वो अंदर भी जा सकते हैं। हमारा एक और पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है जो हमारा इको विलेजेस है, हम जो हैमलेट अंदरून डल में हैं उनको एक टूरिस्ट विलेज के तौर पे हम डेवलप कर रहे हैं और इंशाल्लाह तौर पे वो काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब इससे क्या हम ये माने कि जो फ्लो ऑफ वाटर झील का है वो मजीद बेहतर होगा और जो हम ये कई बार शिकायतें आ रही है कि झील का पानी जी आलूदा हो रहा है उसमें कोई बेहतरी के आसार? बिल्कुल। मैं आपको एक एदाद शुमार ये देता हूँ कि डल झील में हम रेगुलर ये मॉनिटरिंग करते हैं जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से तकरीबन 50% जो झील का पानी है वो B क्लास वाटर में आता है बेदिंग क्वालिटी में। लेकिन कुछ एरियाज है जहाँ पे जैसे कि मैंने ये जिक्र किया जो डल का अंदरून एरिया है वहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये इसी कारण है कि पिछले कई सालों से सिल्टेशन हो चुकी है और वो सेसपूल बन जाता है, तो जिससे चूँकि यूट्रॉपिक लोड डल पे बहुत सारा है सीवरेज के हवाले से, तो उससे वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ जो वाटर सर्कुलेशन हो जाएगी, जो इसके पुरानी चैनल्स हैं वो
ठीक हो जाएंगी तो उससे वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो 15 किलोमीटर का आपने हद मुकर्रर किया है कि नेविगेशन चैनल को क्लियर किया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगा, ये वन साइडेड में है या मल्टी चैनल्स को आप हाथ में ले रहे हैं? 15 किलोमीटर ये तकरीबन 20-25 चैनल्स हैं पुरानी जी, जो रेस्टोर की जा रही है, जिनकी तकरीबन जो लेंथ है, एवरेज लेंथ है 500 मीटर से 900 मीटर तक है। तो ये एक ही चैनल नहीं है, काफी सारी चैनल है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो डल को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, वो है डल के अंदर एनक्रोचमेंट। और जिस तरीके से हो रहा है, हर दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब हमारे पास वीडियोस नहीं आते हैं कि आपकी टीम जाती है, डिमोलिशन करती है, लेकिन डल के अंदर वो पूरा मटेरियल पहुंचना, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स खड़ा होना, क्या आप समझते हैं कि ये एक तबाही का एक बड़ा अलार्म बज चुका है हमारे पास और हम अभी भी इसको उतना सीरियस नहीं ले पा रहे हैं जितना लेना चाहिए? नहीं, सीरियस तो हम लेते हैं, बट इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमें रोज इंफॉर्मेशन या शिकायतें मौसूल होती है कि डल के अंदरून में भी और डल के अतराफ में भी जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है 200 मीटर का, उसमें बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि वायलेशंस होती है। और उस हवाले से में हमारा जो एनफोर्समेंट विंग है वो काफ़ी जोर शोर से उस पर काम करता है। मैं आपको पिछले साल के अगर आदाद शुमार बताऊं तो तकरीबन 300 डेमोलिशंस एक साल के अरसे में या 11 महीने के अरसे में की गई है। तो एवरेज के हिसाब से तकरीबन वर्किंग डेज के हिसाब से 2 डेमोलिशंस पर दिन होती है। तो जहां से भी शिकायतें मौसूल होती है वहां हम कोशिश करते हैं कि बर वक्त कार्रवाई हो। FIR भी तकरीबन 80 के करीब लग चुके हैं और व्हीकल भी सीज हो चुके हैं। बट मेरी यही गुजारिश है, क्योंकि डल झील के हवाले से जैसा कि हमें सबको एहसास होना चाहिए, ये कौमी विरसा है, कौमी असासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ अथॉरिटी की जिम्मेदारी है बल्कि इसमें खास तौर पे जो लोग रहते हैं और जो लोग इसके अतराफ में रहते हैं उन सब की इखलाकी जिम्मेदारी है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। और रहा सवाल की स्ट्रक्चर्स का, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है, अगर किसी को रिनोवेशन वगैरह के हवाले से जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं 2002 से पहले के, उनमें इजाज़त दी गई है। अगर कोई उसमें रिनोवेट करना चाहता है तो वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसीजर से, ऑनलाइन मैकेनिज्म के द्वारा अप्लाई कर सकता है। उसको हम बोका मीटिंग में कंसिडर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि मुझे याद है सत्यपाल मलिक साहब जब गवर्नर साबिका रियासत के थे तो उन दिनों भी काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली इसको देखा जा रहा था, डल को प्रायोरिटी रखा गया था। उसके बाद जो गवर्नर साहब आए उनकी प्रायोरिटीज में ये चीजें रही और ये कहा गया कि जनाब अब हमने CCTV कैमराज को इंस्टॉल किया गया है और अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है झील के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आपने अदाद-ओ-शुमार दिए तमीरात खड़ा करने के और वो 100% इलीगल है, तभी जाकर आपकी टीम वहां पर डिमोलिशन करती है। कुछ भी हो, आपकी टीम अगर रेजिस्टेंस भी वहां से होती है तब भी डिमोलिशन हो रही है। तो क्या मैं ये बताऊं कि वो जो मंसूबा था कि CCTV कैमराज लगाना और फिर एनफोर्समेंट विंग को और मजबूत करना, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो इन लेटेरेंट स्पिरिट पूरी तरह से नहीं हुआ? नहीं, उसके हवाले से मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि वो 2 फेजेस में था। पहला फेज हमारा जो हबक से लेकर डलगेट तक का है, जो बुलवार्ड निशा NFR का एरिया है, वो ऑलरेडी कवर्ड है। बट कुछ एरियाज में है जहां मैं ये डिमोलिशन के हवाले से बता रहा था, वहां क्योंकि CCTV अभी सेकंड फेज में नष्ट होने हैं, उसमें अभी 1-2 महीने का, 2-3 महीने के अरसे में वो लग जाएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि इस एरिया में हमारा काफी सारा कंट्रोल हो चुका है। और जो वेस्टर्न एरियाज हैं, सदर बदल, अशाई बाग या तीन बाग के एरियाज हैं, वहाँ से शिकायतें मौसूल होती है। वहाँ भी हम ये CCTV नस्ब करेंगे और वो पूरा फेज 2-3 महीने के अरसे में कंप्लीट हो जाएगा सेकंड फेज। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है डॉक्टर साहब, जो लगातार कहा जा रहा है कि रुकबा जो हमारे झील का था जी वो सुकड़ रहा है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं इस चीज़ को लेकर कि हर साल में ये कम हो रहा है जी, इसका जो हमारा रुकबा था वो कम हो रहा है। चूँकि आप माहिर हैं इसके झील की रख रखाव को लेकर, आप पिछले कई सालों से लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं, क्या वाकईतन उन रिपोर्ट्स में कोई सदाकत है कि झील का रुकबा कम हो रहा है? ये मैं जो रिपोर्ट्स हैं, जो खास तौर पे जो सोशल मीडिया या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स रेफरेंस देते हैं बहुत सारी इसकी, वो बिल्कुल मैं उसकी तरदीद करता हूँ, वो बिल्कुल गलत है। हमने 2019 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा
एक सर्वे किया गया है जो डल का एरिया रकबे के हवाले से था। उसके बाद भी रिमोट सेंसिंग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी उसका ये एनालिसिस किया है, तो झील का रुतबा डिक्रीज नहीं हुआ है। हाँ, 2-3 चीजें हुई है जो चेंजेस है, खासतौर पे जो इमरजेंट वेजिटेशन के हवाले से है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल पहले जो हमारा लिली और जो इमरजेंट वेजिटेशन होती है, जनरली लिली ही ज्यादा थी, तो उसने तकरीबन 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने ज़द में लिया था, और जिसको हमने ऑलमोस्ट अब 90% साफ किया है। और इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं जहां हम एक्वायर्ड लैंड है जो डल में है उसको ड्रेज आउट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि जो लोगों में एक तासुर किया क्रिएट किया गया है कि डल का 25 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर है। मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप रिमोट सेंसिंग अथॉरिटी ने पिछले साल 1-2 साल पहले ये किया हुआ है, तो वो अगर आप उसको रेफर करें तो बिल्कुल डिक्रीज नहीं हुआ है। अभी भी डल का वही एरिया है जो 1887 में था। तो सिर्फ चेंजेस आई है, कहीं पे क्रॉप लैंड इंक्रीज हुआ है और कहीं पे थोड़ा सा बिल्डअप एरिया इंक्रीज हुआ है, और वो बहुत ही कम है कंपेयर टू ओवरऑल जो एरिया लेक का है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर अहमद साहब, वाइस चेयरमैन LCMA, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब झील की सूरत हाल क्या कुछ है। और ये जो रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है नेविगेशन चैनल्स का, ये तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान नहीं हुआ था और नामसाइद हालात के दौरान ये चीज़ें नहीं हुई थी। अब हुकूमत ने अपने हाथ में लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे वाटर फ्लो और दीगर चीज़ें जो हैं वो झील की बेहतर होंगी। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा हुकूमत के एक और बड़े फैसले की भी बात करते हैं और बात करते हैं सेहत शोबे को लेकर, जो रात देर गए वज़ीर आज़म के उस ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने की कोशिश की गई मुल्क के अंदर, जिसके तहत मज़ीद बेहतरी और आसानी जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो देखने को मिलेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर जो अभी तक की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि 260 से ज़्यादा DNB PG कोर्सेज जो हैं वो अलॉट की गई हैं जी जम्मू कश्मीर को पहले मरहले के तहत, और इसमें 50% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं नॉन लोकल्स के लिए, ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके जिस स्कीम का ऐलान डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की तरफ से कल जो अनाउंसमेंट कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से 264 कुल मिलाकर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी DNB जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है मेडिकल सीट्स में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर 20 अजला यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग अलग जगहों का मुशाहिदा हुआ, किस अस्पताल में किस इदारे के अंदर कितनी जरूरत है, उस बेस पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और मेडिकल साइंसेज यानी NBEM से मुशावरत करने के बाद ये जब फैसला लिया गया तो उसके बाद वज़ीर आज़म का ट्वीट आया, मुल्क के वज़ीर सेहत का ट्वीट आया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, जिसमें इसको सबसे बड़ा इकदाम अब तक बताते हुए कहा गया कि सीटें बढ़ाकर 265 तक कर दी गई। लेकिन 264 DNB PG की जो सीट्स हैं 50% गैर मुल्की लोगों के लिए, गैर मुल्की जो अफराद हैं उनके लिए रखने का रियासती बल्कि जो माफ कीजिएगा गैर रियासती जो नौजवान हैं उनको देने की बात इसमें कही गई। और ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है सीट्स की, जब हम 264 की बात करते हैं तो आदाद शुमार बताते हैं कि GMC बारामूला सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि तकरीबन 34 के आसपास सीट्स जो हैं, 20 सीटें जो हैं वो एसोसिएट हॉस्पिटल जो है GMC कठुआ का यानी इससे जो मुंसलिक अस्पताल है उसके लिए, 11 सीट्स जो हैं एसोसिएट हॉस्पिटल GMC डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो इदारा है या इससे मुंसलिक जो अस्पताल हैं, 5 सीटें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल को, 8 सीटें जिला अस्पताल पुलवामा को, इसी तरीके से 1 सीट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर को दी गई है, 2 सीट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियां साउथ कश्मीर को दी गई हैं, 12 सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू के अंदर शहर के बीचों बीच इस अस्पताल में भी 12 सीटें देने का सरकार ने फैसला लिया है, 53 सीटें GMC और इसके जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग के। ओवरऑल ये सीटें बनती हैं जाकर 264-65 के आसपास, जो सरकार की तरफ से ट्वीट करके भी ऑफिशियली जानकारी दी गई 20 अजला में अलग अलग हिस्सों के अंदर। लेकिन इनमें 50% का हिस्सा मकामी सतह पर और 50% का हिस्सा गैर मकामी सतह पर यानी बाहर के लोगों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। 10 सीटें जो हैं DNB की, ये जो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की है वो इस बार मंजूर सरकार की तरफ से की गई हैं। GMC इसके जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं राजौरी सरहदी जिले के अंदर। इसी तरीके से GMC श्रीनगर को 31 सीटें आई हैं, 31 सीटें इसके खाते में जाएंगी। 15 सीटें जो हैं वो GMC जम्मू को सरकार ने देने का फैसला किया। 17 सीट्स JLMN हॉस्पिटल श्रीनगर को देने का फैसला सरकार का है। इसके अलावा 2 सीटें राजा सुखदेव सिंह
हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है उसको देने का फैसला, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर के अंदर जिसे 8 सीटें देने का सरकार ने फैसला लिया। और इन्हीं 24 घंटों के अंदर जो फैसला हुआ कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स जो बिमना श्रीनगर के अंदर है उसे भी 6 सीटें दी जाएंगी। इसी तरीके से सोरा को 20 सीटें दी जाएंगी, 20 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर को नॉर्थ कश्मीर के अंदर। इसके अलावा 1 सीट जो है वो SNM हॉस्पिटल को लेह और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर देने का फैसला सरकार की जानिब से किया गया। जिसके बाद जब मरकजी वजारत सेहत ने यह फैसला लिया, अप्रूवल वहां से मिला, तो वज़ीर आज़म ने इसे रीट्वीट कर सरकार की बल्कि मुतल्लिका वजारत की एक बड़ी कामयाबी ये रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अभी तक जो एदाद शुमार सरकारी तौर पर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल नंबर पर है, जहां पर इस तरीके की सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है वो सरकार की तरफ से DNB के अंदर दे दी गई है। और इससे माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को और जम्मू कश्मीर के तिब्बी अमले को मज़ीद बेहतरी जो है वो हो सकती है। अब आते हैं जी आगे, बात करते हैं कार्रवाई की। याद होगा कि कल हमने आपको बताया था कि CBI की कार्रवाइयाँ हुई हैं और CBI की कार्रवाई जो हुई थी वो हुई थी सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर, जो इम्तिहान हुआ था जिसको लेकर हंगामा हुआ था और सियासत दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस पर हुई थी और बयानबाजियों और ट्विटरों के बीच हुकूमती सतह पर यह फैसला लिया गया था कि मामला अब जाएगा जी CBI के पास। अब इत्तलात जो अभी आ रही है कि मजीद लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तार अशखास से जो पूछताछ हुई है उससे मजीद इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसके जिम्मे ये पूरा सिलेक्शन का काम था, उसके साबिका उन अफसरों के खिलाफ भी अब कार्रवाई मुतवक्का है जिन्हें वहां से तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि CBI के हाथ कई अहम दस्तावेजात जो है वो मिल चुके हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कल से छापेमारी की जा रही थी। पंजाब, हरियाणा और जम्मू तक ये छापेमारी की गई थी और इस में जहां मुसलसल हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ एहलकार और इसके अलावा SSB या फिर साथ ही साथ BSF के एक एहलकार की गिरफ्तारी के बाद से ही पूछताछ का सिलसिला तेज हुआ था। इस वक्त जो इतलात है कि 4 मजीद लोगों की गिरफ्तारी के साथ ये फिगर जो है वो 17 तक पहुंच गए, क्योंकि जर्नैल सिंह समेत 13 लोग ऑलरेडी इसमें गिरफ्तार थे। गौहर कुछ हमारे साथ न्यूज रूम से फोन लाइन पर लाइव हैं। गौहर, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं गिरफ्तारियों के हवाले से, क्या तस्दीक हो पाई है? जी सिर्फ अगर बात करेंगे ये SI का जो घोटाला लगातार इसमें जो कार्रवाई की जा रही है CBI की जानिब से, हमारी हुई है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है जराये के हवाले से मजीद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से पंजाब और जम्मू में ये 4 गिरफ्तारियां हुई है और उसके को भी CBI की जानिब से किया गया है। और अगर हम टोटल बात करेंगे तो 17 लोग अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि 2 रोज कबल जिस तरह से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, एक CRPF वाला और एक पुलिस अधिकार, उनके खुलासे पर जो जराये का कहना है कि उनके खुलासे पर कल 14 मकामात पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, रियासतों के अंदर जो छापामारी हुई है, उसके साथ साथ ही उनके खुलासे पर ही 4 अफराद को अब गिरफ्तार किया जा चुका है और 17 टोटल हो गए। और जबकि 4 गाड़ियां भी इस हवाले से जब्त की गई हैं इस मामले को लेकर। और जो CBI का कहना है कि CBI का कहना है कि मजीद इसमें गिरफ्तारियां हो रही है, होगी, और साथ ही साथ जो आज भी कई मकामात पर छापामारी की जा सकती है। ये ताजा जो छापेमारी की गई है 3 अलग अलग रियासतों और एक UT बशमूल जम्मू कश्मीर वहां पर हुई है, इसमें गिरफ्तारी के क्या मजीद इम्कानात कुछ बड़े शहरों के भी हैं, इस तरह की भी डिटेल्स कुछ इमर्ज हो रही हैं? क्योंकि बिल्कुल जो जराये का कहना है कि इसमें कुछ बड़े ओहदों पर जो फायज़ लोग हैं, अफसरान हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं इस मामले को लेकर उसमें एक तो जो पुलिस और CRPF उन जो फोर्सेज में वो काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ कुछ आला ओहदों पर भी फायज है, उनकी भी गिरफ्तारी मुतवक्का है। लेकिन माना जाता है कि आज भी कई मकामात पर गिरफ्तारी जारी रहेगी और कई गिरफ्तारियां आज भी शाम देर गई तक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 4 मजीद गिरफ्तारियों की इस वक्त जो है वो इतलात मौसूल हो रही हैं और ओवरऑल ये 17 लोग हो गए हैं, जर्नैल सिंह समेत, जिसको जम्मू की अदालत में भी पेश किया गया था। लेकिन जो इन्हीं 24 घंटों में छापेमारी हुई है उनमें पुलिस के भी कुछ एहलकार हैं जिन पर शक की निगाह से देखा जा रहा था, जिनके मुतल्लिक पूछताछ जिन लोगों से हो रही थी उन्होंने सवाल जवाब में उन लोगों का नाम लिया। इसके अलावा CRPF और
IRP के जो कुछ लोग हैं या जो एहलकार हैं उनसे उनकी तरफ भी ये जो शक की सुई जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिलहाल 17 तक इन लोगों की तादाद पहुंच गई है जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और ये गिरफ्तारियां सिर्फ जम्मू के अंदर या कश्मीर तक नहीं हुई हैं, बल्कि हरियाणा और रियासत पंजाब, चूंकि जालंधर तक खुलासा हुआ था कि 10-10 लाख रुपए का एक एक पेपर बेचा गया, फरोख्त किया गया, और फरोख्त करने वाला जर्नैल सिंह, और इन इल्जामात में अब तक ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा वबाई मर्ज की भी करते हैं, बात कैंसर के हवाले से। कोरोना वायरस का कहर अपनी जगह, उसके बाद डेंगू के केसेस इस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि शायद रफ्तार पर काबू पाना जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक बात कैंसर की है, तो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ कोई ना कोई ऐसा केस आता है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए तशवीश का सबब बनता है। इस बार वादी कश्मीर नहीं, जम्मू सूबे सबसे ज्यादा एक तरह से हॉटस्पॉट बन रही है, जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि सालाना 1700 से 1800 के दरमियान केसेस जरूर आते हैं। पिछले दिनों ब्रेस्ट कैंसर डे के मौके पर भी खवातीन को भी समझाया गया, उनमें शऊर पैदा करने की कोशिश हुई, लेकिन ये जो सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, 40% तक जो केसेस आए हैं, इनमें तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कैंसर के पेशेंट्स आज के वक्त में पाए जा रहे हैं। यानी जिन लोगों के केसेस आते हैं पॉजिटिव, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इनमें 40% ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त किसी ऐसी प्रोडक्ट से, किसी ऐसी मसनूआत से, कोई ऐसी चीज खाते हैं जो तंबाकू से बनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि नशा करने वाले लोग भी बुरी तरह इससे मुतासिर हो रहे हैं और कैंसर की तरफ वो जा रहे हैं। ये रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरनाक सिचुएशन तब बन रही है जब नौजवान भी इस लत में फंस रहे हैं और गले के कैंसर, मुंह के कैंसर का शिकार नौजवान सबसे ज्यादा होने लगे हैं। हर साल जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू प्रांत के अंदर तकरीबन 1700 से 1800 के दरमियान नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इन सब पर तशवीशनाक सूरत हाल जो रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है या यूनिट है, वहां के सरबराहान की तरफ से किया जा रहा है। अब आप अलग अलग जगहों पर कैंप्स देखेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखेंगे, रैलियां देखेंगे, जरूर कराई जाती हैं, लेकिन इसका कोई फर्क महसूस शायद नहीं होता। यही वजह है कि ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में ज्यादा, लेकिन नौजवान जिनकी उम्रें कम है उनमें केसेस बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं और इनमें तंबाकू का अगर कोई इस्तेमाल करता है वो भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं तंबाकू खाते खाते कैंसर की तरफ चला गया। रितिका राजपूत हमारे साथ हैं, जम्मू से हमारी नुमाइंदा हैं। रितिका, क्या ये फिगर्स हैं क्या और इनमें चीजें सामने आई हैं? जम्मू प्रांत किस तरीके से प्रभावित हुआ है और बीते एक साल का क्या लेखा जोखा है? जी बिल्कुल, अगर आपको चिकित्सा के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी देना चाहें, लगातार कैंसर के मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा इजाफा कहीं ना कहीं उनमें देखने को मिला और इससे लोगों को अवेयरनेस भी है कि आखिरकार कैंसर होता क्या है, क्योंकि ज्यादातर जो भी कैंसर के मामले आ रहे हैं उसमें 40% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो केसेस हैं जो तंबाकू पदार्थों को इस्तेमाल करने से होता है। तो ऐसे में महिलाओं का आंकड़ा भी पेश किया गया है, पुरुषों का आंकड़ा भी पेश किया गया है, परंतु उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं तंबाकू पे खुद पे रोक लगाना, शायद वो लत लग चुकी है और कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाइयां भी ना होने की वजह से खुले में भी तंबाकू का इस्तेमाल करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। तो लगातार कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर्स की माने, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो व्यक्ति घर पे धूम्रपान करता है, ऐसे में वो खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है, अपने आसपास के वातावरण को दूषित करके घर परिवार की महिलाओं को व घर परिवार के बच्चों को भी कहीं ना कहीं बीमारी की ओर धकेलता हुआ नजर आता है। इसमें कुछ फिगर्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, वो क्या कुछ हैं? क्योंकि साल 2015 से 2022 में हर गुजरते साल के साथ केसेस बढ़े हैं, तो वो कुछ फिगर्स आपके पास हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जीएमसी के माध्यम से जो अभी तक का आंकड़ा पेश किया गया है, 2015 से लेके 2021 तक के लगभग जो केसेस आए हैं अब तक कैंसर के, उसमें 2015 की बात करूं उसमें 1864 के करीब केसेस हैं, 2016 में 1964 के करीब केसेस हैं, 2017 में 1858 के करीब केसेस हैं, 2018 की अगर मैं बात करूं 2335 केसेस टोटल बताए गए हैं, 2019 में 2098 और 2020 की अगर मैं बात करूं 1727 और 2021 में 1850 केसेस, यानी कि हर साल जो है ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए और इन पे खुलेआम जो तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, जो धूम्रपान खुले में किए जा रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं रोकथाम को लेके जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। साल 2015 से 2021-22 तक जीएमसी के पास जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो बता रही थी रितिका हमारे साथ थी।
2015 में 1864, ये एक साल के केसेस रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन 1850 तक 2021 में भी, जिसका मतलब यह है कि सालाना जो कैंसर के केसेस हैं वो 1700 से 1800 या 1850 के बीच है। इससे भी खतरनाक सूरत हाल है कि 40% केसेस ऐसे हैं कैंसर के जिनमें नौजवानों की बड़ी तादाद है, और तंबाकू जैसी मसनूआत का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले 40% नौजवान सीधा कैंसर से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अदालतों की भी करते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज नई जिम्मेदारियां तय होंगी। हालांकि पहले से नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस का ओहदा आज DY चंद्रचूड़ संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा मुल्क के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाएंगे। और एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक DY चंद्रचूड़ साहब 50वें हेड होंगे जी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से वो 50वें होंगे। ये एदाद-ओ-शुमार भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बेस्ट चीफ जस्टिस रहेंगे 2 साल तक, यानी आज से 2 साल तक ये रहेंगे। और आखिरी दिन इनका चेयर का रहेगा नवंबर 10, 2024, यानी 2024 तक। अब DY चंद्रचूड़ साहब हमारे नए चीफ जस्टिस होंगे। 9:50 का वक्त दिया गया है सदर हिंद साहिबा की तरफ से, जहां पर ओहदे और राजदारी का हल्फ उन्हें दिलाया जाएगा। इस मौके पर मुल्क के वजीर आजम, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कई अहम शख्सियतों को मदऊ किया गया है जी। यहाँ सदर हिंद के ऑफिस से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दावतनामे दिए गए। सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें डेजिग्नेट किया गया है DY चंद्रचूड़ साहब। और इससे कबल अगर आप इनको देखेंगे तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अयोध्या का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी के मामले हो, इंटरनल इश्यूज़ के मामले हो, बड़े अहम और हसास मामलों पर इनकी बात जो है वो सामने आई है। और इनकी जो डायरेक्शंस है वो लगातार सरकार को भी गई है। सॉलिसिटर जनरल की हैसियत से इन्होंने अपने कामकाज का शुरुआत किया था, और आज बहसती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर थोड़ी देर में ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, और 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे। यानी इनका टेन्योर जो है वो मुकम्मल 2 साल का कमोबेश रहेगा। चलिए जनाब, इसके बाद जरा अब आते हैं जी, ये तो खबर थी कि थोड़ी देर में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हेल्प लेंगे DY चंद्रचूड़ साहब, और अयोध्या मामले से लेकर दीगर मामलों पर उन्होंने क्या कुछ अपना फैसला सुनाया वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। 5 अगस्त 2019 वो फैसला जब साबिका रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया और रियासत को हासिल खुसूसी इख्तियारात भी खत्म हुए। उससे पहले सूरत हाल क्या थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इख्तिदार के अंदर थी और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी एक इत्तेहादी के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। 6 साल का टेन्योर वहां मुकम्मल नहीं हुआ और कबल 6 साल ही सरकार गिरी और सपोर्ट जो है वो वापस लिया गया, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इस सभी खुलासे के बीच बड़ी बात यह है कि सबसे नुकसान, जो सियासी नुकसान है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को उठाना पड़ा है। 5 अगस्त 2019 से पहले भी और 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद भी। एदाद-ओ-शुमार जो सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 28 MLA थे साबिका रियासत जब थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। MLA जो थे वो 28 थे। 28 MLA में से अब तक 19 MLA ने पार्टी को छोड़ दिया है पिछले 4 साढ़े 4 साल के दौरान, और 19 MLA में से 12 MLA ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसकी संग बुनियाद सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने डाली, वहां पर ज्वाइन किया है। यानी 19 MLA में से 12 ने वहां पर ज्वाइन किया, बाकी मानदा पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए। और 2 साबिक MLA ऐसे हैं, डॉक्टर हसीब द्राबू जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और गुज़श्ता दिनों जो वजीर रहे इस काबीना के अंदर, अब्दुल्ला खान रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया पार्टी के बुनियादी रुकनियत से, लेकिन कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो कुल मिलाकर
28 में से 19 एमएलए चले गए, 19 में से 12 पीडीपी में चले गए। 2 एमएलए ऐसे हैं जी, हसीब राबू साहब और हक खान साहब, जिन्होंने अभी तक अपनी पोजीशंस क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जनाब हमने किसी भी पार्टी में नहीं जाना है, हम तो बाहर आ रहे हैं। खलील बंद साहब जिन्होंने 2014 में पुलवामा से जीता था पीडीपी की टिकट पर, बाद में चले गए जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसी तरीके से मारूफ शिया लीडर और साबिक वजीर इमरान अंसारी साहब, रिजा अंसारी साहब और अब्बास वानी साहब, ये फॉर्मर, और सईद बशारत बुखारी साहब और आबिद हुसैन अंसारी साहब, ये लोग चले गए जी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। रेस्ट जो थे, जो अल्ताफ बुखारी साहब के साथ चले, जिन्होंने अपनी पार्टी को बनाया, राजा मंजूर थे, यावर अहमद मीर थे, जावेद बेग, नूर मोहम्मद शेख, जावेद मुस्तफ़ा मीर, अब्दुल मजीद पाडर, अब्दुल रहीम राथर, मोहम्मद अशरफ मीर, चौधरी जुल्फ़कार, कमर हुसैन, शाह मोहम्मद तांतरे, ये वो नाम थे जिन्होंने पीडीपी से जब नाता तोड़ा तो सीधे अल्ताफ बुखारी साहब के पास चले गए। वहाँ से भी कुछ लोग चल के अब गुलाम नबी आज़ाद के पास चले गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हुआ है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, अगर चुनाव होते हैं आज के दिन में, तो सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ग्राउंड जीरो पर उठाना पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के उस पार जरा अवामी अहमियत के हामिल काम पर बात करते हैं। अभी तक तो सरकारी फैसले आपको बताए, लेकिन सरकारी फैसले जमीन पर कितना उतरते हैं और कितने साल उनको इंतजार करना पड़ता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मामला श्रीनगर का है। फिर आपको यह भी बताएंगे कि एनआईटी श्रीनगर के अंदर रात देर गए क्या कुछ हुआ है। और दिल्ली से एक और अहम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से आ रही है, क्या कुछ है बताएंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि तीसरे पड़ाव पर आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि थोड़ी देर में फोन लाइंस भी खुलेंगी, जहां पर आप बराह रास्त हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रियासती अवाम की तर्जुमान, सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में अपनी पार्टी मंजिल की जानिब रवां-दवां। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसूली सियासत की पाबंद। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और नौजवानों का बेहतर मुस्तक़बिल पार्टी की तरजीहात में शामिल। जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारा, मजहबी रवादारी, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी पार्टी पुरज़्म। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तक़ली के हवाले से इक़दामात उठाने के लिए पार्टी हमेशा पेश। बिजली के निज़ाम में शफाफियत लाकर अवाम को राहत देने के लिए होगा काम। जम्मू कश्मीर में नया पेंशन निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद। दस्तकारों और सनत को दरपेश मुश्किलात का हल तलाशने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है पुरज़्म। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है ख्वाब। बेटियों के लिए सरकारी खजाने से नई स्कीमें मुतारिफ कराने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद। दफा 370 और 35A पर आईनी और जमहूरी लड़ाई मंशूर में शामिल। आइए श्रीनगर चलें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से मुनक्किदा अवामी जलसे को कामयाब बनाएं और ये पैगाम दें कि जम्मू कश्मीर की अवाम सियासी तौर जिंदा और बाशऊर है। याद रखिए, 12 नवंबर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जलसा-ए-आम। बंदूक नहीं कलम हमारा मिशन है, खून नहीं अमन हमारा नारा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद।